अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड में आज एहतसाब अदालत की कार्रवाई से मुतालिक अल अजीजिया रेफरेंस की समात में नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ख्वाजा हारिस का कहना था कि हमारा केस इंतहाई आसान है, हुसैन नवाज अल अजीजिया के मालिक हैं और इस हवाले से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के वो जिम्मेदार हैं और नैब इन कंपनियों के हवाले से हुसैन नवाज के वालिद से पूछताछ नहीं कर सकती। इस पर आज जज अरशद मलिक की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं हैं। आला अदालत के फैसले के बाद हम यहाँ उन्हें कैसे सच्चा मान लें? ख्वाजा हारिस इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करें। इस मौके पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल देते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल और नवाज शरीफ के बयान में तजाद है। नवाज शरीफ ने 342 के बयान में हसन और हुसैन नवाज की तरफ से पेश दस्तावेजात तस्लीम की थी। मुल्जिमान असासों को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तहवील को भी साबित किया है। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे बाबर सत्तार और भट्टी साहब से। और आपके लिए सवाल इस तरह से है, एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समात हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन के बाद एहतसाब अदालत में केस चलना चाहिए? इरशाद भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। अदालती रिमार्क्स को देखते हुए आप क्या समझते हैं और फिर क्या सूरत हाल बन सकती है नवाज शरीफ के लिए? देखिए, बात तो बड़ी पत्ते की है जज साहब ने, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था नवाज शरीफ के अपने, जब अचानक पता चला कि वो कागज़ों में ही सही चलो अपने बेटे की कंपनी में मुलाजम है, तनख्वाह भी मुकर्रर की हुई है और नवाज शरीफ साहब ने ये बात डिक्लेयर नहीं की थी, तब आइन और कानून के तहत उन्हें नायल कर दिया गया, ये कहकर कि आप तो सरकारी ख़जाने के अमीन थे, आप तो वज़ीर आज़म थे, आपने जानबूझकर झूठ बोला। और सुप्रीम कोर्ट में हसन हुसैन के वकील से भी पूछा गया कि क्या वाकई नवाज शरीफ आपके मुवक्किल के हाँ मुलाजम हैं, तो जवाब हाँ में मिला। एहतसाब अदालत में गो के 2 जजेस ने कैद हतमी फैसला दे दिया था, 3 जजेस ने JIT बनाई थी, लेकिन एहतसाब अदालत में बात होनी थी कि ये जो पैसे कमाए कैसे, भेजे कैसे और फ्लैट्स और जायदादें खरीदी कैसे, क्या ये करप्शन थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, पब्लिक मनी थी या अपना कारोबार का पैसा था। तो इस पे नीचे एहतसाब अदालत में वो सारा कुछ आया। वो मतलब रसीदें, मतलब 3 सवाल जिसके 400 सवालों के बाद भी जवाब नहीं मिल सके। बाबर साहब, जिस तरीके से अदालत में जज ने आज रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है उनको कि वो सादिक और अमीन नहीं है, फिर एहतसाब अदालत में चलना चाहिए केस? कोई फायदा नहीं है चलने का। देखिए, नवाज शरीफ को बंद कर देना चाहिए एक काल कोठरी में और वो चाबी फेंक देनी चाहिए। अब एक मुकदमा स्टार्ट होता है और जो जज साहब का सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है। वो क्या करें, एक एहतसाब अदालत के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुकी, भट्टी साहब फैसला दे चुके टीवी के ऊपर बैठ के, और भी हमारे बहुत सारे भाई फैसला दे चुके, चोर डिक्लेयर कर चुके, हम कन्विक्ट कर चुके, उन्हें पब्लिकली भी कर चुके, अदालत भी कर चुकी। उसके बाद आप किस चीज़ का ट्रायल करेंगे अब हम, और क्या फैसले आएंगे उस ट्रायल में? हमारा कानून यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओबिटर डिक्टा, यानी जो पासिंग कमेंट्स होते हैं किसी फैसले के, वो भी बाइंडिंग है निचली अदालतों के ऊपर। यहां तो इतने अरसे ट्रायल चला, 5 जजेस ने एक फैसला दे दिया। अब सवाल इसमें लेकिन यह पैदा होता है कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिक्लेरेशन दे दे तो क्या फेयर ट्रायल पॉसिबल है? ये मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होता है, वो तो हो गया जो होना था, लेकिन ये मुकदमा कैसे स्टार्ट हुआ? 184(3) की एक पिटीशन आई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लग गई, उन्होंने कहा ये नहीं काबिल समात। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने लगा दिया, उसके बाद एक JIT बन गई, JIT ने रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, 2 मुख्तलिफ बेंचों के फैसले अलग अलग आए, फाइनली उन्होंने एक फैसला दे दिया और उसके अंदर डायरेक्शंस दे दी नैब को। ये नहीं कि वो देखें कि रेफरेंस फाइल होने चाहिए, उन्हें कहा कि आप रेफरेंस फाइल करेंगे। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद कौन सी अदालत ऑफ फेयर ट्रायल देगी, जब सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें कह चुकी है? तो मेरा तो जब से ये बात चल रही है शुरू से सवाल ये था। जी, बाबर साहब की बात, जज साहब की तरह फिर बड़े पत्ते की बात की है ना? नहीं, बाबर साहब ने फिर बड़े पत्ते की बात की है कि एक काल कोठरी में बंद करें और चाबी फेंक दें ताकि ये कौम और ये जो अदलिया मैसूर बनी हुई है इस एक चक्कर में वो ना हो जाए। मैं जनाब अली, मैं तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहता हूं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि वो अपनी हर बात से मुकर गए हैं।
वो उन्होंने जनाब स्पीकर से मुकर गए हैं, कतरी खत से मुकर गए हैं, पहले तस्वीरें देते थे कि ये मैं खड़ा हूं 7 मील में जहां इफ्तिताह हो रही है, अदालती रिमार्क्स का जहां जहां अच्छा नहीं, जहां नहीं, ये अदालती रिमार्क्स क्या उन्होंने किसी और चौक पे तो नहीं दिए ना, इसी केस में दिए जो केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का चल रहा है। और सादिक अमीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा है उन्होंने, मुझे तो नहीं ना कहा, और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल भी इससे कोई तल्लुक नहीं, जो कुछ है बच्चों लेकिन का है, जो इरशाद कुछ साहब है आपसे बाप ये का है, जानना चाह बाकी रहे हैं फेयर कि ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेयर कर चुकी कि सादिक और अमीन नहीं है, नहीं तो अब फेयर ट्रायल मुमकिन है। आप अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा फेयर ट्रायल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक मरतबा पहले भी सुना चुका हूं कि पिंड में खातून की शादी हुई, उसके 10 बच्चे हुए, उसके बाद वो गली में बैठकर ना सर बांध कर बैठी रहती थी, और जो आता जाता तो उसको कहती थी कि मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस जमाली, जस्टिस खोसा, JIT, फिर जस्टिस खोसा, फिर एहतसाब अदालत, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद 3 सवाल हैं यार, दे दो, चुन्नी मुन्नी मनी ट्रेल है यार, दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो, कह दो यार के नहीं है, ना कर दो, हाँ कर दो, दे दो यार, जान छुड़वाओ। नवाज शरीफ साहब जिस चीज का नवाज शरीफ साहब नहीं कर सके उसका हम लोग कर रहे हैं दिफा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, तो ये इसके ऊपर बहस और बाबर साहब और इरशाद भट्टी साहब के ख्यालात आप लोगों ने जान लिए। आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा, वाजे नहीं और हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं। एक और अहम मामला है, उसका हम जिक्र करेंगे अब प्रोग्राम में। हुकूमत और अपोजिशन में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर आखिरकार इत्तेफाक हो गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से गुज़श्ता 3 माह से हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार था। हुकूमत ने बतौर चेयरमैन शहबाज शरीफ की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी का इख्तियार दिया था, जिसके बाद हुकूमती और अपोजिशन वफ्द में मुलाकात हुई और इसके दौरान इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया कि शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। इसी मामले पर हम सवाल कर रहे हैं अपने पैनल से, और इस तरह से है हमारा सवाल, का शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने पर इत्तेफाक, डेडलॉक खत्म, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। मजहर अब्बास साहब, तो फिर ये अब अगर हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर कोई मसला हल कर लिया है पार्लियामेंट में, तो अब इसके ये कहा जा सकता है कि नून लीग के इलेक्शन बयानिए की तजलील, इसको कहा जा सकता है मामला तो हल हुआ है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है ये जब आप बातचीत करते हैं, और ये PTI को बहुत पहले सोचना चाहिए था कि जब आप बातचीत करते हैं तो बातचीत से रास्ते निकलते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि आप नेगोशिएट करते हैं, आप इख्तलाफ करते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको इत्तेफाक करना पड़ता है। ये अगर हुकूमत पहले ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो कॉम्पोजिशन होती है उसको अगर ये समझ लेते तो ये कभी भी इसको एक नाक का मसला नहीं बनाते। ये नहीं है नाक का मसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो बहुत ही महदूद इख्तियारात होते हैं, और चेयरमैन के पास कोई भी अनप्रेसिडेंटेड पावर्स नहीं होती पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। लेकिन जब वो ये कर रहे थे तो बजाय इसके कि वो खुसूसी कमेटी पर इत्तेफाक करते, सबसे अहम इत्तेफाक अगर हो सकता था अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन को भी ये चाहिए कि जहां अपोजिशन की हुकूमत है, जैसे सिंध में है, तो सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए, नून लीग के ज़माने में थे महमूद रशीद लीडर ऑफ द अपोजिशन। खैबर पख्तूनख्वा में लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। ये क्या मजाक है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। बलूचिस्तान में तो जब आप मरकज में अपोजिशन ये पोजीशन लेती है तो फिर सूबों में जो है, सूबों में ये पोजीशन क्यों नहीं दी जाती? जब आप खैबर पख्तूनख्वा में ये कहते हैं, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी नजरसानी करने की अब जरूरत होगी इसी पैमाने के ऊपर। बिल्कुल महमल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब कोई पार्लियामेंट के अंदर हमें इश्यूज के ऊपर बात होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी अब्सा, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है हुकूमत का। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये ज़रूर कहती रहूँ कि ये फैसला तो दुरुस्त है, लेकिन ये हुकूमत ने बाय फोर्स उनके ऊपर ये उनको मानना पड़ा है, यानी कि उन्होंने कोई बड़ी खुशस्लूबी से इस चीज़ को हल नहीं किया।
और दूसरी चीज़ ये है कि इसी एक्चुअली जो आपने पहले सवाल किया कि अब कुछ लगता है कि मामला जो है वो अब आगे बढ़ेगा, इसी वजह से हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा क्योंकि पिछले 3 महीने उन्होंने ज़ाया किए इस लड़ाई के अंदर कि जी हम नहीं बनाएंगे शहबाज शरीफ को, हम नहीं बनाएंगे और बिल आखिर उन्होंने बना ही दिया। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि देखिए ये एक तो मिसाक जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेडिशन पड़ा था कि जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर जो है उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, और हिंदुस्तान में ये 1967 से ट्रेडिशन चल रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो उससे भी पहले का चल रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इधर पीटीआई ने इसको इतना ज़्यादा मसला क्यों बना लिया था। मेरे ख्याल में पीटीआई को शायद अभी तक जमहूरियत का असल मीनिंग ही जो है ना उनको उसी की समझ नहीं आई कि वो होती क्या है जमहूरियत, और अपोजिशन को साथ लेके चलने को ही जमहूरियत का नाम कहते हैं। तो अब बिल आखिर लग रहा है कि दे रहा है दुरुस्त है। हम एक मुस्बत इकदाम कह सकते, दे रायत दुरुस्त आयत, ठीक है। मेमल इरशाद भट्टी साहब, तो फिर एक साथ साथ पीटीआई का जो ये मौकिफ रहा है कि जिस पर नैब की इंक्वायरी हो रही है वो कैसे इस मनसब पर आ सकता है, तो आप वो उसका क्या बनेगा फिर, वो जो इनकी तरफ से कहा जा रहा था? पहली बात तो ये है कि अगर ये खबर सच्ची है और अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन पीएसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इमरान खान साहब आपको मुबारक हो, तब्दीली के साथ चलने वालों आपको भी मुबारक हो, तब्दीली के लिए जद्दोजहद करने वालों आपको भी मुबारक हो, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपको भी मुबारक हो, फवाद चौधरी साहब आपको भी मुबारक हो, लुटेरों डाकुओं चोरों के ख़िलाफ़ जहाद करने वालों आपको भी मुबारक हो। अब फयाज साहब और फवाद साहब ज़रा फिर इस चेयरमैन जब ये बन जाएं तो इसके पीछे छुपी हिकमतों को हमारे टीवी चैनलों पर और असम्बलियों में बयान कीजिएगा और हमें मुस्तफ़ीद फरमाइएगा। मुझे और कौम को मुबारक हो, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। दूसरी बात, और इस मुबारक के साथ ये ज़रूर सोचिएगा कि ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, प्लीज़ कोई इसे यू टर्न ना कहे, कोई मिनी एनआरओ ना कहे, कोई इसे मुका की सियासत ना कहे, ये हिकमत अमली है, ये लचक है और ऐसे बड़े लीडर ही करते हैं। कौम को मुबारक हो, माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई के आडिट पैरों को देखेंगे या मिल के देखेंगे या पीटीआई के साथ मिल के देखेंगे या चेयरमैन वो होंगे और उनके ज़ेर सगानी वो देखेंगे। हमजा शहबाज अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ भी पंजाब में बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कौम को मुबारक हो कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील मेमन साहब हिरासत में होते हैं, एमपीए बन जाते हैं, परफॉर्मेंस अवार्ड मिल जाता है। डॉक्टर आसम साहब मुकदमों में होते हैं, हायर एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, और शहबाज शरीफ साहब नैब के हिरासत में और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। अब वो ज़मानत पर या जेल में बैठकर या नैब की हिरासत में बैठकर पीसी के चेयरमैनी की सदारत किया करेंगे। इमरान खान साहब अल्लाह आपको खुश रखे, भाग लगे रहें और अल्लाह आपको लंबी जिंदगियां दे, अगली मरतबा भी बनाए। ये राजनीति के खेल ही ऐसे होते हैं और डरते डरते सहमे हुए मेरा जवाब नहीं में है। अच्छा बाबर सत्तार साहब, राजनीति का खेल या जमहूरियत का हुस्न? अब सा हमारा कमाल इस मुल्क में यह है कि हम पहले मसले बनाते हैं और फिर हम उन्हें ठीक करते हैं और उसके ऊपर फिर हम अपनी तारीफें करते हैं। ये क्या मसला था? लेकिन मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूं, क्योंकि जो सिंबलिज्म है इसमें, वो जिस तरह से अभी इन्होंने डिबेट को फ्रेम किया ना, ये इसी तरह से पीटीआई ने खुद फ्रेम कर दी डिबेट, इसी तरह से फ्रेम कर दी। इशू अकाउंटेबिलिटी का नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी ये नहीं रही कि ऑडिट कमेटी, ये ऑडिट की ऑब्जेक्शंस किस प्रोसेस के थ्रू आती हैं। किसी ने नहीं ये बात समझी कि डीएसीज कैसे होती हैं, डिपार्टमेंटल ऑडिट, ये जो अकाउंट्स कमिटीज क्या फैसले करती हैं, ये कैसे ऊपर जाता है, पीएसी का मैंडेट क्या है। एक जिस तरह से हम तकरीर फरमाते हैं उससे लगता है कि एक नैब है पीएसी शायद, और वो या लोगों को बंद कर सकती है या लोगों को छोड़ सकती है। ये नहीं कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें तमाम पार्टीज के लोग बैठते हैं, एक ओपन फोरम है, उसके ऊपर आप वोटिंग करते हैं, देखते हैं क्या खराबियां हैं, किन चीजों को आप सेटल कर सकते हैं, किन चीजों को सेटल नहीं कर सकते। उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव को ही वापस भेज देते हैं कि जी हमारा ख्याल है इसे आप इस तरह से कर लीजिए। इख्तियार बहरहाल एग्जीक्यूटिव का रहता है, ये पार्लियामेंट की एक ओवरसाइट की एबिलिटी है। लेकिन चूंकि हमने डिबेट को ऐसे फ्रेम कर दिया कि जी चोरों को लटकाएंगे डी चौक के अंदर, खंभों से लटकाएंगे, घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आज भट्टी साहब मुबारक दे रहे हैं इमरान खान को कि जी ठीक है, आपने तो अपने वादे शादे पूरे नहीं किए। तो हमने चूंकि मसले को इस तरह से फ्रेम कर दिया, इस वजह से आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ये इशू ही नहीं था, ये इस मुल्क के बड़े संजीदा मसले हैं
जो ठीक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी देखने चाहिए। हम तो चेयरमैन पे फंस गए, आगे कैसे चलेंगे? और अब इस पे वैसे ठीक फैसला है, जवाब यानी मेरा लेकिन आप ऑप्शन बाबर साहब फिर हाँ का ही लेंगे या जी फैसला तो ठीक है ना, लेकिन किया हमने इतने अरसे फैसला बाद, तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक। नाक से लकीरें निकालने के बाद। देखिए अब सब बुनियादी तौर पे बात सिंबलिज्म की है। जो पीटीआई ने सिंबल क्रिएट किए थे, जो अपने इखलाकी बेंचमार्क क्रिएट किए थे, जो वादे और दावे किए थे, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उनके कितने इख्तियारात हैं। मुझे ये फर्क पड़ता है कि पीटीआई का ये मंशूर नहीं थे, पीटीआई का ये दावा नहीं थे, पीटीआई के ये वादे नहीं थे, पीटीआई ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे इसलिए मायूसी है, इसलिए मैं इमरान खान को मुबारकबाद दे रहा हूं कि कल तक आपने उठा के रखा, आसमान पर चीजें पहुंचा दी, आज आप नीचे से बुनियादी लेकिन अब साहब उसके हवाले से ये जमहूरियत है। अगर आपकी ये आपका जमहूरियत है कि जिसमें आप हर बात पे अपना मुकर जाते हैं, तो ये जमहूरियत है, ये बातचीत है, तो फिर चलती रहे। पहले भी यही कर रहे थे, अब भी आप भी यही कर रहे हैं। नहीं, इसमें से मैं एक चीज़ भट्टी साहब आपको कहना चाहूँगी कि जो मेरे ख्याल में इनके तय हुए हैं आपस में मॉडलिटीज़, उसमें एक ये भी है कि जो सब कमेटीज़ बनाएंगे, जो नून लीग का ऑडिट होना है उनकी हुकूमत का, उसमें ये चेयर नहीं करेंगे। ऑडिट की बात नहीं थी, ऑडिट की बात नहीं थी महमल सरफराज, ऑडिट की बात नहीं थी। बात ये थी कि आप उसको ओहदा देंगे जो नैब का मुल्ज़म होगा या जिस पे नैब की हिरासत में होगा। आपने क्यों ये कहा था, आपने क्यों इतने मुकरे थे? ये कल नहीं हो सकता था, ठीक है, उन्होंने यू टर्न लिया, 2 दिन पहले नहीं हो सकता था। ठीक, लेकिन यू टर्न कैसा है न्याजी साहब, इसको मुस्बत यू टर्न कहा जा सकता है उस हिसाब से? देखिए अफसा, जो रहनुमा असूल या प्रिंसिपल गाइडलाइन तहरीक इंसाफ बताती है, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया बता दे कि जो उनके एक नैरेटिव के, उनके बयानी को सपोर्ट करता है। नेशनल असम्बली में मैं मान लिया, बावजूद है कि बाबर साहब ने उसकी सारी मोडलिटीज बता दी, बावजूद है कि हर कमेटी के अंदर गवर्नमेंट की तादाद ज़्यादा होती है, ये जहन में रखें। और चेयरमैन जो है वन ऑफ द मेंबर होता है। वो ये नहीं होता कि चेयरमैन ने वो कोई कमेटी को काम कर रही है तो उसके ऊपर उसके बाद वीटो पावर है। तो पहली बात, वहाँ उन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ है कि जी इनकी चूँकि हमने करनी है, ऑडिटिंग करनी है, जैसे कोई ऑडिटर्स हैं, ऑडिटिंग भी नहीं, चलो मान लिया, तो उसके तात और इनके ऊपर नैब के केसेस हैं, केपी के अंदर नैब के केसेस हैं। और उन्होंने पलक झपकते, मेरा ख्याल है सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पे, वो स्पीकर नेशनल असेंबली पे उन्होंने उठा के उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद कराची के अंदर जब वो सारे नैरेटिव बता रहे थे, जो फिरदौस नकवी साहब जो तहरीक इंसाफ के सलीके के लोग हैं, मेरा ख्याल है कि इतना जिसको कहने अल्लाह ने उनको अक्ल भी दिया है, दिमाग भी दिए, फहम भी दिए, फरासत भी दिया, शराफत भी दी है। फिरदौस नकवी साहब ने जब सारे दलील दिए तो मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि फिरदौस नकवी साहब के मुंह से मुझे अच्छी नहीं लगी कि केपी के अंदर उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ क्या जस्टिफिकेशन थी। जब इतनी कॉन्ट्रडिक्शन, देखें बात तो यह है कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि एक सिंबॉलिक चीज़ थी, एक उसके अंदर जो है जिसको कहना चाहिए कि नून लीग की बहुत बड़ी, आप ये समझ लें, या पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी एक जेस्चर समझ लें कि असेंबली में बैठे हैं, जो सलीम साहब बिल्कुल कहते हैं कि असूली तौर पे जब आप सारे कन्विंस हैं कि ये असेंबली है वो क्वालिफाई नहीं करती, उसमें उन्होंने आगे एक चीज़ आपके साथ चलने के लिए किया, आप उसी को खुद ही खराब कर रहे हैं। और बगैर की वजह के आप वो बातें बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि आज के दिन तक आप कितने लाइल्म है सिस्टम के बारे में, कमेटियों के बारे में, आपके सारी जो है ना ऑप्शन ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि केपीके और सिंध में भी वही बात मल साहब ने भी यही कहा था कि उसके ऊपर भी देखना होगा, और उसी से जी साहब जी देखिए, आप लोग अगर इस पे बहस को बढ़ा रहे हैं तो फिर कम से कम उसके बाकी पहलुओं को भी सामने लाना चाहिए कि 1 मिनट मुझे भी देना। शाबाश, ये जो नैब के मामलात होते हैं, इसमें बाबर सत्तार साहब मेरी करेक्शन करें कि 3 स्टेजेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और आखिरी स्टेज होता है रेफरेंस का। ठीक, इसमें अभी तक जो शहबाज शरीफ का मामला है वो इंक्वायरी के स्टेजेस हैं। ठीक, रेफरेंस अभी तक नहीं बना। रेफरेंस अभी तक जो मारूफ नामों में इस वक्त है वो सिर्फ बाबरावान के ख़िलाफ़ बना है। अब एक तरफ तो ठीक है कि वो मौजूदा नैब का या नैब को चलाने वालों के दोहरे मायारात है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अभी पहला स्टेज था, वो गिरफ़्तार हुए, लेकिन
परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ यही स्टेज है, वो गिरफ़्तार नहीं होते। इमरान खान के ख़िलाफ़ यही इंक्वायरी का स्टेज है, वो गिरफ़्तार नहीं होते। अलीम खान के ख़िलाफ़ यही इंक्वायरी स्टेज है, वो गिरफ़्तार नहीं होते। इसी तरह फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ यही इंक्वायरी का स्टेज था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेज था, उसको तो गिरफ़्तार कर लिया गया। जो इस वक्त वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही थी मलम जबा केस में, और गिरफ़्तारी तो दूर की बात है, उसके बाद उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। तो पर जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस जिस मरहले में है, उसी तरह नैब का मामला इमरान खान का भी है, उसी तरह वो परवेज़ खटक का भी है, उसी तरह वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी है, उसी तरह वो अलीम खान का भी है। तो अगर नैब का इस तरह का मुल्ज़िम कायद ईवान बन सकता है, अगर वज़ीर दिफा बन सकता है, और अगर वो वज़ीर आला बन सकता है, अगर वो सूबाई वज़ीर बन सकता है, अगर वो वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकता है, तो फिर PAC का चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल ठीक सलीम साफ़ी साहब, बिल्कुल सही। आप नैब की एकतरफा कार्रवाइयों का जिक्र करें, मदर साहब मुख्तसर ऐड कर लीजिए प्लीज। इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम वक्त है मदर साहब, मुख्तसर ऐड कर लें प्लीज। नारा था, उनका दावत है। देखिए इतना मेरा ख्याल है इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने तो बहुत कुछ कहा था, और अल्टीमेटली इस चीज़ का इजाफा कर लें कि यू टर्न तो अच्छा होता है। हाँ जी मजर साहब, यू ये टर्न बिल्कुल सड़क पर एस्टैब्लिश अच्छा हो जानी लगता चाहिए। है, अब बात चार लीडर के मुंह में अच्छा नहीं लगता। ठीक, बस इसके ऊपर बहस बहुत हो गई। चार हाँ के ऑप्शंस आगे इरशाद ये साहब पता ने नहीं एक कि ऑप्शन इस लिया, वक्त साफ़ी साहब ने अब वाज़ेह बिल्ला ऑप्शन कौन लिया। होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए अमूरे नौजवानान उस्मान डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का नाम ECL में डालना चाहिए। उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया, आइए सुनते हैं। कौम को बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अकामा पे रिलीफ मिला था। उनके फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन एसेट्स जो मैंने पकड़ के दिए थे, उन पे उन्होंने कहा कि यहां ट्रायल नहीं हो सकता। मेरा तो आज भी मुतालबा है शाहजेब के ख्वाजा आसिफ पे JIT बननी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ECL में डलना चाहिए। जब प्रोग्राम के मेजबान ने उनसे सवाल किया कि नैब ऑफिसर ने आपको फाइल दिखाकर खुद को और आपको मुतनाज़े बना दिया है, इस पर उस्मान डार ने क्या जवाब दिया? नैब ऑफिसर ने मुझे फाइलें नहीं दिखाई। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने मोटी फाइलें पढ़ी हैं, मैंने कहा मोटी फाइलें देखी हैं वहां। गुज़श्ता दिनों उस्मान डार ने नैब की दरख्वास्त पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जमा कराए थे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की सरमायाकारी का रिकॉर्ड भी नैब हुकाम के हवाले किया। उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ के बतौर वफाकी वजीर गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत और तनख्वाह का खुफिया मुआहिदा भी नैब के हवाले किया है। उस्मान डार की ही दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली कलअदम करार दे दी थी। अब इस सारे मामले के ऊपर हमारा सवाल पैनल से कुछ इस तरह से है। उस्मान डार कहते हैं कि नैब में ख्वाजा की फाइलें देखी, नाम उनका ECL में डाला जाए। क्या उस्मान डार को फाइलें दिखाने वाले अफसर के खिलाफ नैब को एक्शन लेना चाहिए? हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जब ये बात रिपीट कर रहे हैं उस्मान डार बार बार, तो अब उस नैब अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तारीख रकम हो रही है, और इस जब तारीख रकम हो रही है और उसमें यह है कि उन्होंने बेशुमार लोगों को जो है उसको निकालना है। उस्मान डार साहब ने तो एक बात की है, जिनकी मोटी फाइलें उस्मान डार साहब ने नहीं देखी, हमें उस मफरूज़े पर के वो भी मौजूद हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, एक ऐसा इकबाल साहब हैं, जो भी चीज़ा लोग हैं। मेरी 10 बरसा जो है बिल्कुल दर्द दिल के साथ गुजारिश है कि खुदा के वास्ते कौम के अजाब से निकालें, और वो लिस्ट जो 15, 20, 25 बंदे जिससे आपको तालीफ कल्ब हो सकती है, आपको आसूदी हो सकती है, पाकिस्तान की सियासत गंद निकल सकता है, करप्शन साफ हो जाएगी, एक बिल्कुल जन्नत बेनज़ीर का माहौल जो पैदा हुआ चाहता है वो आज इसको ख़त्म करे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बहाने से ये कर दें वो कर दें, इसको इस तरीके से पकड़ें, शफाफ पानी में बुलाएं, आशियाने में करें, तो साद रफ़ी की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अनहोनी हो रही हैं,
और उसके ऊपर वो कहते हैं कि वो जैसे बाबर साहब आम कहते हैं कि ये आपने मुजरम पकड़ लिया है, अब आप जुर्म का तयन कर रहे हैं। अब मुजरम से पूछ रहे हैं कि हमें जुर्म बताओ क्योंकि हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब जुर्म बताना होगा। एक कौम बहुत बड़ी इस वक्त ज़हनी तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है। नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, वो बड़ी तकलीफ में है, उसको बिल्कुल आप दरखुर इतना नहीं समझ रहे, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लेकिन खुदा के वास्ते वो पाकिस्तान के अंदर उनको इतनी स्पेस दे दें और उनके साथ एक मेहरबानी करें कि यकमुश्त इंसानों को पकड़े। और बाबर साहब कहते हैं उसको चाबी फेंके, उनको किसी ऐसे कुएं में फेंके जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, ताकि कोई उनकी आवाज सुनने वाला ना हो। और उस्मान साहब ने जो कहा है, डॉक्टर मुजाहिद का इमरान साहब ने जो आके अकाउंट दिया नैब का, सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) भी है और आर्टिकल का 8 से लेके 28 भी फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये बताया जाए कि डॉक्टर मुजाहिद का इमरान साहब ने अगर गलत बातें की हैं तो उनको कटहरे में लाना चाहिए। और अगर उन्होंने नैब के अंदरूनी हालात बताए हैं, डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी जो बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, वाइस चांसलर नैब के अंदर हैं, उनको एक नैब का एक छोटा इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। जब ये सारी बातें बाहर आ चुकी हैं और उस्मान डार साहब के अकाउंट भी सामने आ चुका है, उसके बाद क्या रह जाता है कि इसमें 100 वोटर ना लिया जाए। नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट जाके जेल के अंदर क्यों नहीं देखता कि नैब के लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। कोकेन आप नैब के उनसे लेके मंशियात देके आप बयान ले रहे हैं, 164 के बयान आप 2 दफा ले रहे हैं। इस वक्त ये तमाशा बन चुका है। हाफिज साहब आगे बढ़ने दें। इरशाद साहब, जब पहले इतना ज्यादा नैब के तहफ्फुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में इस नॉन प्रोफेशनल अगर ये काम किया गया है किसी नैब अफसर की तरफ से, तो उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस्मान डार साहब को अब ज़रा ख्याल से बोलना चाहिए कि कल कलां जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए और कौम व मुल्क की बेहतरीन फलाह में डेडलॉक तोड़ने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को कोई PTI को ओहदा ना देना पड़ जाए, डिप्टी चेयरमैन PAC या कोई और ना बनाना पड़ जाए, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात से बोला करें। दूसरी बात यह है कि उस्मान डार साहब को नैब ने बुलाया था, ये तो हमें पता था ख्वाजा आसिफ केस में, लेकिन वहाँ से निकल के उस्मान डार साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे ये तो तवक्को भी नहीं थी। अब उनको किसी ने फ़ाइलें दिखाई हैं, दूर पड़ी फ़ाइलें उन्होंने मोटी मोटी देख ली हैं, नौजवान आदमी आंखें तेज़ होंगी, या वो जोश जज्बात में ये कह गए हैं, तो ये तीनों सूरतों में मेरा ख्याल है पहले तो नैब को क्लैरिफाई करना चाहिए। दूसरा, यही वो लक्षण हैं, यही वो इनकी बातें हैं, यही वो इनकी 4-4 गज की ज़बानें हैं कि जिसकी वजह से ये मदद कर रहे हैं उनके शहबाज शरीफ की, ख्वाजा आसिफ की, नवाज शरीफ की एहतसाब को मुतनाज़ बनाने की। और यही वो बातें हैं कि जिसकी वजह से एक सीधे साधे केसेस, एक सीधे साधे लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट खसूट, इन सारे के सीधे सीधे केसेस जो हैं उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बना रहे हैं। तो बराए मेहरबानी क्या करें अब, ये ऊपर से ड्यूटियां लगी होती हैं या इनका ये एजेंडे होते हैं, क्या होता है, लेकिन ये ना अपनी मदद कर रहे हैं, ना नैब की मदद कर रहे हैं, ना इस सिस्टम की मदद कर रहे हैं, ये बल्कि उनकी मदद कर रहे हैं जिनके ये खिलाफ हैं। यही सलीम साफी साहब की तरफ लेके जाते हैं। साफी साहब, अपने गैर जिम्मेदाराना बयान जिसके ऊपर कायम है उस्मान डार साहब, इन बयानात से मदद कर रहे हैं वो अपोजिशन की? नहीं, देखिए, एक तो उस्मान डार साहब की तकलीफ को समझना चाहिए और उसके पेश नज़र उनको इस तरह की हरकतों की इजाज़त और रियायत मिलनी चाहिए। देखिए, वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी ख़ानदान से हैं। एक तो वहाँ सब कुछ ख्वाजा आसिफ ने कब्ज़ा कर लिया था, तो ये मजबूरन PTI में चले गए। अब उन्होंने अपने फैक्ट्री के खूबसूरत जैकेट पहना के इमरान ख़ान साहब को अपनी शख्सियत के सहर में मुब्तला कर दिया है। और अगर वो असम्बली में पहुंचते तो यकीनन इमरान ख़ान साहब उनको बड़े अच्छे ओहदे से और मनसब से नवाजते। अब वो बेचारे कड़े होते हैं और ख्वाजा आसिफ उनको शिकस्त दे देते हैं, इमरान ख़ान उसे टिकट दे देते हैं, ख्वाजा आसिफ उनको हरवा देते हैं। फिर वो अदालतों में चले जाते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, आखिर में फ़ैसला भी ख्वाजा आसिफ के हक़ में आ जाता है। तो वो बेचारे इस मामले में बड़े तकलीफ़ में हैं। तो इसलिए अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उसका किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। नहीं का ऑप्शन यानी आप ले रहे हैं इसके ऊपर। बाबर सत्तार साहब, महमल और मज़हर अब्बास इस मामले के ऊपर क्या समझते हैं? महमल, इस मामले पर आप की तरफ आएंगे हम। कैसा लगा ये पूरा चैप्टर आपको, उस्मान डार साहब की तरफ से बयान देना
उसके बाद दोबारा उनके बयानात आना, फिर अब क्या एक्शन होना चाहिए उस नायब अफसर के खिलाफ? देखिए, मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी कि एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक्शन होगा नहीं, क्योंकि एक ये हुकूमत की और नैब की जो गठ जोड़ है, जिसके बारे में अपोजिशन भी बार बार बात करती है, वो भी हमें इससे नज़र आता है। देखिए, ये एक बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो नैब के ऑफिसर के पास है, और कल शाहजेब ने भी एक्चुअली यही बात उस्मान डार साहब से पूछी कि क्या होता अगर आप अपोजिशन में होते, आप पर केस होता, ख्वाजा आसिफ ने आप पर केस किया होता, वो फरीक होते, वो जाते नैब के ऑफिसर के पास, वो उनको वो फाइलें दिखा देता, बेशक फाइलें खोल के ना दिखाए, लेकिन अगर ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या सवालात नैब के काम पर उठते नहीं? क्या उंगलियां ना उठती? उसको जो है बड़ा उन्होंने उस्मान डार साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बात यह है कि इस हुकूमत के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं। वो बार बार ये कहते हैं जी ये केसेस हमने नहीं बनाए, हमसे पहले के नैब केसेस बने हुए हैं। बिल्कुल होंगे, लेकिन बात यह है कि अब जो नैब और पीटीआई की आपस में गठजोड़ है वो बड़ा क्लियरली विजिबली नजर आ रहा है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नैब को क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या चीज हुई थी। उन्हें पता होगा कौन सा अफसर है जिसने ये किया था। तो इसके अंदर जब तक नैब अगर इसको इकदाम नहीं लेगी तो उससे बिल्कुल एक ऐसा तासुर मिलेगा कि ऑपोजिशन बिल्कुल ठीक बात कह रही है कि ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें टारगेट कर रहे हैं। ठीक, अब बाबर साहब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं नैब के ऊपर, तो अब मजीद सवाल इस मामले के ऊपर उठने चाहिए अगर नैब कोई वजाहत नहीं देता? अब साहब, पहले दौर में वो छितर एक होता था, उसके इस्तेमाल से आप केसेस बनाते थे और लोगों से लेते थे, उनका जो भी एविडेंस होती थी, वो पुराना पाकिस्तान था। अब अगर कोकेन के इस्तेमाल से आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो ये तो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं। पता नहीं नियाजी साहब इस पे क्यों इतने सीख पा हो रहे हैं। यही पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का फ़र्क है, हम तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो साफ़ी साहब बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ। एक बेचारा छोटा अफसर, उसके ऊपर हमारा बस चलता है। कल आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, कल चेयरमैन नैब प्रेस रिलीज इशू करेंगे कि जी हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है इस चीज़ के ऊपर। वो सलीम शहजाद साहब के ऊपर भी एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी, आपको याद। नैब भी चल रही है। इधर जो लोग लगे हुए हैं आजकल, उनकी डिग्रियों की बात वो ख़त्म हो गई, कैसे भर्ती हुए, कैसे प्रमोशंस हुई, वो बातें सारी ख़त्म हो गई। हम एक बेचारे अफसर को लेके बैठ गए हैं, उसके पीछे लग गए हैं। ये पूरा आप माहौल तो देखिए, उसके अंदर ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, छोड़े इसे। इस मामले में चेयरमैन नैब और इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है। आप जो है खामखा, बल्कि वो सबसे ज़्यादा मजलूम है कि उनके नामों पे सब कुछ हो रहा है, और आप जो है वो नीचे एक अफसर के पीछे पड़ी हुई। मजहर अब्बास साहब, बहुत छोटी बात है ये इससे बड़े मामलात हैं। देखिए होंगे बड़ी, इसलिए आपने 1 मिनट दिया है, बस में क्या बात करें। हमारे यहाँ सारे हमारे कुछ दोस्त जज्बाती हो रहे हैं। कोई नई तारीख रकम कह रहा है, कोई नई तारीख रकम हो रही है। हालांकि मेरे लिहाज से तो कोई नई तारीख रकम नहीं हो रही। तारीख उसी तरह चल रही है, आगे बढ़ रही है, चीज़ें उसी तरह हो रही हैं। ना इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस, आपको हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए थी। 25 जुलाई से पहले जो कुछ हुआ उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, हाँ, अगर आपका ये सवाल है तो उसमें असल चीज़ क्या थी? उसमें असल चीज़ ये नहीं थी कि उस्मान डार ने क्या पूछा। उस्मान डार ने बिल्कुल ठीक पूछा कि ये फ़ाइलें किसकी रखी हुई हैं। जिस अफसर ने ये कहा कि ये फ़ाइलें ख्वाजा आसिफ की फ़ाइलें हैं, उसने उस्मान डार को ये बताया कि ये ख्वाजा आसिफ की, और ये नोइंग के उस्मान डार ख्वाजा आसिफ के मुखालिफ हैं और उस्मान डार ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट हैं। उस आदमी को आप ये बता रहे हैं कि वो ये कह रहा है ये फ़ाइलें किसकी हैं, आप कह रहे हैं ये ख्वाजा आसिफ की फ़ाइलें हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात है और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ का ऑप्शन इसके ऊपर आप ले रहे हैं। 3 हाँ 1 नहीं। बाबर साहब ने इसके ऊपर वाज़ी ऑप्शन कोई नहीं लिया। इस मामले के ऊपर डिस्कशन हमारे तज्जियाकारों की आपने। नाजरीन, प्रोग्राम पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।